हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोली मार्केट या एकाधिकारी बाजार के बारे में। आइए शुरुआत में हम जान लेते हैं कि एकाधिकार से या एकाधिकारी बाजार से हमारा क्या अभिप्राय है। एकाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी में जो मोनोपोली शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स कंट्रोल। तो वो स्थिति जिसमें किसी एक का कंट्रोल होता है उसको हम मोनोपोली कहते हैं। तो यहाँ पे एकाधिकार से हमारा क्या अभिप्राय है? एकाधिकार से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा बाजार जिसमें किसी एक का कंट्रोल हो, जिसको हिंदी में एकाधिकार कहते हैं। ये भी अपने आप में स्पष्ट है। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, यानी किसी बाजार में अगर केवल एक फर्म का अधिकार होगा तो उस बाजार को हम मोनोपोली कहते हैं। हालांकि मोनोपोली की डेफिनेशन में सिर्फ एक के अधिकार से बात नहीं बनेगी, उससे थोड़ा सा आगे है जो हम आगे देखेंगे। तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिलास की डेफिनेशन से। बिलास के अनुसार मोनोपोली वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और जिस वस्तु की वो बिक्री करता है उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। ये जो सिंगल सेलर है ये अर्थव्यवस्था की अन्य वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है और ना ही अर्थव्यवस्था में जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को और उत्पादन की मात्रा को ये प्रभावित करता है। तो ये बिलास की डेफिनेशन है। आइए अब हम कोत्सवानी की डेफिनेशन देखते हैं। कोत्सवानी के अनुसार एकाधिकार वह बाजार अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। ये ऊपर भी ये बात कही गई है। उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। बिलास की डेफिनेशन में भी आ गया था। एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है कि बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं होती हैं। तो कोत्सवानी के अनुसार मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस एंड देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। इसी तरीके से जो बोमवॉल की डेफिनेशन है उनके अनुसार ए प्योर मोनोपोली इज डिफाइंड एज द फर्म दैट इज आल्सो एन इंडस्ट्री, यानी एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें फर्म उद्योग भी है। यानी फर्म और उद्योग का जो डिस्टिंक्शन है वो मोनोपोली बाजार में नहीं पाया जाता। तो एक नई चीज, नई विशेषता यहाँ पे बोमवॉल की डेफिनेशन में आई। जो ऊपर की दोनों विशेषताएं थी ये बोमवॉल की डेफिनेशन में भी हैं। ओनली सप्लायर, सिंगल सप्लायर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके बेसिस पे हमने मोनोपोली को डिफाइन किया और सारी डेफिनेशन जो मोनोपोली की हैं वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिफाइन की गई हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि एकाधिकारी बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अकेला विक्रेता होता है और जो खरीदने वाले होते हैं क्रेता जो हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्लोज सब्स्टिट्यूट से हमारा मतलब है कि जब किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु से कम ना चले तो हम कहते हैं कि उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, निकट प्रतिस्थानापन नहीं है। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन का इकोनॉमिक सेंस में मीनिंग है कि उसकी मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, यानी दूसरी वस्तु की कीमतों के द्वारा इस वस्तु की मांग जो है वो प्रभावित नहीं होती है। यानी जब किसी वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित ना किया जाए तो हम कहते हैं उस स्थिति को कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एकाधिकारी बाजार में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट उस वस्तु का नहीं होता है। तीसरा, नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं होती हैं, ब्लॉक्ड हैं। क्योंकि अगर नई फर्म मार्केट में अगर आ जाती है तो वो मोनोपोली रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो मोनोपोली से ड्यूओपोली में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए फर्में जो हैं एकाधिकारी बाजार में वो एंटर नहीं कर सकती। इसके साथ साथ जो एकाधिकारी है वो प्रयास करता है कि नई फर्में बाजार में ना आए ताकि उसकी मोनोपोली की कंडीशन भी बनी रहे। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको हम कीमत विभेद कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो सिचुएशन है जिसमें एक जैसी वस्तु की ग्राहकों के अलग अलग समूह से अलग अलग कीमत ली जाती है, उसको हम कहते हैं कीमत विभेद। एकाधिकारी बाजार में कीमत विभेद पाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। जैसे कि जो हरियाणा बिजली बोर्ड है वो अगर घर में बिजली की सप्लाई करता है तो उसके लिए अलग रेट लेता है, और अगर ट्यूबवेल पे या एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए अगर वो बिजली की सप्लाई देता है तो अलग रेट है, और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए अलग है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एकाधिकारी बाजार की विशेषता है। इसके बाद एकाधिकारी बाजार में फर्म ही उद्योग होती है, यानी जो फर्म का उद्योग का मांग वक्र है वही फर्म का मांग वक्र भी होगा, क्योंकि फर्म और उद्योग में यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। इसके बाद एकाधिकारी बाजार में फर्मों का या जो फर्म का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि अकेला बेचने वाला है वो अपनी कीमत कितनी भी कम कर सकता है और कितनी भी ज़्यादा कर सकता है। इसलिए एकाधिकारी बाजार में फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है। ध्यान रखना, जब हमने पूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी तो ये कहा था फर्म जो है वो प्राइस टेकर है,
बाजार डिसाइड करेगा, उद्योग डिसाइड करेगा और उस कीमत पे बिक्री होगी। तो एकाधिकारी बाजार में की जो अन्य विशेषता है वो है कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टेंडेंसी पाई जाती है मोनोपोली मार्केट में। इसके साथ साथ मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान दीजिए, हमने जब परफेक्ट कंपटीशन देखा था तो हमने ये कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका AR और MR कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी एक ही कीमत पर उस वस्तु की जितनी चाहे उतनी इकाइयाँ बेची जा सकती हैं, उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसकी मांग जो होती है वो जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो इस कंडीशन में MR और AR कर्व जो हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थे, लेकिन एकाधिकारी बाजार में ऐसा नहीं होगा। एकाधिकारी बाजार में मांग वक्र और जो हमारा AR और MR वक्र हैं या जो मांग वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे की तरफ। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एकाधिकारी को अगर अपनी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ बेचनी हैं तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी। जैसे इस टेबल में हमने देखा है कि अगर उसे एक इकाई बेचनी है तो 70 रुपये, 2 में 120 और 3 में 150। तो इसका मतलब जो प्रति इकाई जो MR में एडिशन होगा वो घटता जाएगा, इसलिए जो हमारा AR और MR वक्र है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। तो ये एक अन्य विशेषता थी। आइए अब हम देखते हैं कि जो एकाधिकारी शक्तियाँ उत्पन्न क्यों होती हैं। यहाँ एक चीज़ समझनी जरूरी है, जब हम इन एकाधिकारी शक्तियों की बात करेंगे तो इन सारे कारणों से हो, जरूरी नहीं कि मोनोपोली मार्केट परफेक्ट प्योर मोनोपोली अराइज हो, लेकिन अगर मोनोपोली पावर्स हैं, इवन दूसरी मार्केट सिचुएशन में भी, ओलिगोपोली में भी हो सकती हैं, डुओपोली में भी हो सकती हैं, तो उनके सोर्सेज क्या हैं? पहला तो है कि जब कुछ ही फर्मों का या किसी एक फर्म का रॉ मटेरियल पर अकेला सप्लायर हो कोई फर्म, तो हम कहते हैं कि उसके कारण एकाधिकारी शक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ साथ पेटेंट्स क्या हैं? किसी चीज़ को बनाने के तरीके, उसकी टेक्निकल नो हाउ, उसकी नॉलेज, रिसर्च करके किसी एक फर्म ने कोई नई चीज़ बनानी सीख ली और उसने उसका पेटेंट करा लिया, इसका मतलब दूसरी फर्में जो हैं वो उसको नहीं बना पाएंगी। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड का अगर किसी फर्म ने टीका बना लिया और मान लो सपोज उसने पेटेंट करवा लिया, तो उस कंडीशन में दूसरी फर्म उस टीके को नहीं बना पाएंगी। तो इसके कारण जो फर्म ने वो टीका खोजा है, जब तक कोई दूसरी फर्में ना खोज लें तब तक उसकी मोनोपोली पावर बनी रहेगी। इसी तरीके से टेक्निकल बैरियर्स हैं, यानी कई बार क्या होता है कि जब फर्म बहुत ज़्यादा स्केल में प्रोडक्शन करती है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। उस कंडीशन में कोई नई फर्म जो मार्केट में कर रही है वो बड़े स्केल पे तो इंटर नहीं करेगी, छोटे स्केल पे इंटर करेगी स्टार्टिंग में। तो उस कंडीशन में उसकी जो कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू उस फर्म के जिसका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि टेक्निकल बैरियर्स के कारण नई फर्में जो है मार्केट में इंटर नहीं कर पाएंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा हो सकती है, सरकार की नीतियां हो सकती हैं जिसमें नई फर्मों के प्रवेश पर रोक हो। जैसे कि इंडिया में जो परमाणु ऊर्जा के लिए जो धातुएं यूज होती हैं, एटॉमिक मिनरल्स जो हैं, वो केवल सरकार निकाल सकती है, तो यहाँ सरकार का एकाधिकार हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा हो सकता है। कई बार कुछ फर्में बाजार में पहले आती हैं, कोलगेट मार्केट में पहले आई, इसलिए आज के दिन अगर आप देखेंगे बाजार में लोग दूसरी जो टूथपेस्ट है उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये वाली कोलगेट दे दो। इसका मतलब ब्रांडिंग उन्होंने इतनी बेहतर तरीके से कर दी है कि नई फर्मों के बाजार में जो एंट्री है वो कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण मोनोपोलीज राइज हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं, मान लो कोई एक फर्म है जो मार्केट में बनी हुई है, वो दूसरी फर्मों को मार्केट में आने से रोकती है, जिसको हम लिमिट प्राइसिंग कहते हैं। प्राइसिंग के द्वारा एंट्री को लिमिट करना, उसको हम लिमिट प्राइसिंग कह सकते हैं। ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। इसके द्वारा फर्में जो हैं वो नई फर्मों को बाजार में आने से रोक सकती हैं। जब किसी मोनोपोलिस्ट को लगता है कि नई फर्म बाजार में आ रही है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग कीमतों को बहुत कम कर देगा और नई फर्म जो मार्केट में आ रही है उस कीमत पर उस वस्तु को नहीं बेच पाएगी, जिसके कारण वो मार्केट में इंटर नहीं कर पाएगी। तो इसके कारण भी जो मोनोपोली पावर्स हैं वो बनी रह सकती हैं। कई बार जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ वस्तुओं की प्रकृति ऐसी होती है कि जहाँ पर नई फर्म अगर मार्केट में एंटर करती है तो उस कंडीशन में उसको बहुत सारी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और ये सब फर्मों के पास नहीं हो सकता। सब फर्मों के पास बहुत भारी मात्रा में पूंजी की उपलब्धता हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो कैपिटल उनके पास। तो कुछ ही फर्में मार्केट में आएंगी या कोई एक या दो फर्म मार्केट में आएंगी और मोनोपोली पावर बनी रहेंगी। इसके साथ साथ बिजनेस मर्जर्स हैं,
फर्म में क्या होता है कि मार्केट इंपेरेटिव्स के कारण आपस में विलय कर जाती हैं। 5 फर्में हैं लेकिन आपस में मिलके एक हो गई, तो उसके कारण भी मोनोपोलीज जो है वो राइज हो सकती हैं। ये कुछ सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर था मोनोपोली मार्केट में। आइए अब हम देखते हैं कि एकाधिकारी बाजार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एकाधिकार में संतुलन का निर्धारण किस तरीके से होता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था संतुलन से हमारा अभिप्राय वो स्थिति है जिसमें फर्म जहां है वहीं रहना चाहती है। अब मैं कह रहा हूं जहां है, उसका मतलब जो प्राइस और क्वांटिटी पर वो पहुंच गई है, यानी जिस प्राइस पर जितनी आउटपुट वो बिक्री कर रही है वहां पे है ना, तो जहां पे है वहीं रहना चाहती है। इसका मतलब वो उस प्राइस और आउटपुट को चेंज नहीं करना चाहती। उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, यानी फर्म जो है अपने प्राइस और आउटपुट को चेंज नहीं करना चाहती। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब फर्म के लाभ अधिकतम होंगे। हमने मोनोपोली को एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव माना है, तो इसका मतलब फर्म अपने उत्पादन और कीमत को इस तरीके से निर्धारण करेगी जहां उसके लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो। तो हमें वो बिंदु निकालना है जहां उसके लाभ अधिकतम हो और हानि न्यूनतम हो। 2 विधियां हैं जिसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं, जहां उसके लाभ अधिकतम हो, अगर हानि हो रही है तो हानि न्यूनतम हो। एक कुल विधि है और दूसरी सीमांत विधि है। कुल विधि हमने पीछे डिस्कस की थी कि आपका मान लो ये टोटल रिवेन्यू कर्व है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है, तो दोनों आपके जो डिफरेंसेस हैं वो टोटल प्रॉफिट है। जहाँ ये प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहाँ फर्म जो है वो संतुलन में होगी। तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो हमने वहाँ डिस्कस किया था। एग्जैक्ट वही एक्सप्लेनेशन यहाँ भी लागू होगी। टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व की शेप भी लगभग कुछ हद तक वही होगी, थोड़ा डिफरेंस होगा टोटल रिवेन्यू में, लेकिन टोटल कॉस्ट की शेप तो लगभग वही होगी। तो वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ हम एक ही विधि के द्वारा फर्म के संतुलन को देखेंगे और वो है सीमांत विधि के द्वारा फर्म का संतुलन। 2 कंडीशन है सीमांत विधि के द्वारा। कुल लाभ अधिकतम कब होगा या कुल हानि न्यूनतम कब होगी या फर्म का इक्विलिब्रियम कब होगा? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी हो रही हो और सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? MR MC के बराबर होना चाहिए। जब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये कब बराबर होते हैं? जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या काटते हैं, उस कंडीशन में जो MC है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई होनी चाहिए, MC बढ़ती हुई होनी चाहिए। यानी जो MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से काटते हुए होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को हम एक बार डायग्राम में बना के देखते हैं। ये आपका MR कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आपका MC कर्व है। 2 कर्व हमने बनाए। तो पहली कंडीशन क्या है? जहां MR और MC एक दूसरे के बराबर हो। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी हो गई E पॉइंट पे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो केवल एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन दूसरी है कि MC जो है वो राइज होती हुई होनी चाहिए, या MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम द बिलो, यानी नीचे से काटते हुए होना चाहिए जो E बिंदु पर है। लेकिन मान लो इस MR कर्व को मैं ऐसा बना देता, यहाँ से ये शेप अगर मैं बना देता, तो इस कंडीशन में यहाँ भी MR MC बराबर है, लेकिन ये संतुलन का बिंदु नहीं होता क्योंकि जो MC कर्व है वो ऊपर से काटता है MR कर्व को। तो इस कंडीशन में संतुलन नहीं होता, संतुलन यहां होगा। तो दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी वो E पॉइंट पे पूरी होंगी। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ प्लॉट कर ली और यहां से आपको क्या पता लग जाएगा? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता लग जाएगी कि फर्म अगर OQ मात्रा का उत्पादन करती है और बेचती है तो फर्म के लाभ अधिकतम होंगे या हानि न्यूनतम होगी, वो उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। लेकिन हमने कहा था प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। आउटपुट तो डिटरमाइन हो गया OQE के बराबर। प्राइस क्या होगा? अब प्राइस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज रिवेन्यू कर्व की, जो एवरेज प्राइस होता है किसी भी गुड का। तो यहाँ पे फिर से ड्रा किया हमने वही डायग्राम। यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता लग गई। ये डायग्राम एग्जैक्टली वही है। अब आपको क्या करना है? AR कर्व देखना है कहाँ है। MR कर्व के ऊपर होता है AR कर्व, ये आपका AR कर्व है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो आपको पता लगी, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए। तो इस क्वांटिटी पे आपका एवरेज रिवेन्यू कितना है? फर्म ऊपर अगर देखेगी तो ये एवरेज रिवेन्यू हमें पता लग जाएगा, इतना है। ठीक है, तो ये फर्म का एवरेज रिवेन्यू है और एवरेज रिवेन्यू का मतलब है एवरेज प्राइस, क्योंकि जो प्राइस पे कर रहा है बायर वही तो उसका रिवेन्यू है, फर्म का एवरेज रिवेन्यू है। तो यहाँ पे औसत जो उसकी कीमत है या औसत जो आय है वो किसके बराबर होगी? QF के बराबर, QEF के बराबर या OPE के बराबर, दोनों एक ही है। तो ये फर्म की
संतुलित कीमत होगी और ये संतुलित मात्रा होगी। तो हमने शुरुआत जब की थी वो वहाँ से शुरू की थी कि एकाधिकारी बाजार में उत्पादन और कीमत का निर्धारण। तो ये इस डायग्राम से हमें पता लग जाएगा उत्पादन और कीमत का निर्धारण। ये डायग्राम हम 3-4 बार रिपीट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये बेसिक कंडीशंस हैं जिनके द्वारा हम पता लगाएंगे कि फर्म का उत्पादन की मात्रा और कीमत कितनी हो ताकि उसके लाभ अधिकतम या हानि न्यूनतम हो। अभी तक हमें ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है या क्या स्थिति है। ये जानने के लिए हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में देखेंगे। तो पहले आते हैं हम अल्पकाल। अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण उसको देखेंगे। हमें पता है अल्पकाल समय की वो अवधि है जिसमें किसी वस्तु की जो उत्पादन की मात्रा है उसको केवल वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके जो फिक्स फैक्टर हैं जैसे प्लांट और मशीनरी है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। शॉर्ट रन क्या है, जिसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो शॉर्ट रन है। तो इसका मतलब अगर हमें वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है या वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो केवल वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे लेबर है उसको चेंज किया जा सकता है, रॉ मटेरियल आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नया कारखाना नहीं लगा सकते, नई मशीनरी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्योंकि कुछ फिक्स फैक्टर काम करते हैं इसलिए एक जो एकाधिकारी है वो तीनों स्थितियों में उत्पादन जो संतुलन की स्थिति है उसमें आगे 3 स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है जो एकाधिकारी है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, या हो सकता है उसे हानि भी हो। ये किस चीज पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि उसकी लागतों की स्थिति क्या है। यानी लागतों की स्थिति, हमें एवरेज रेवेन्यू तो पता लग गया था, प्रति इकाई आय कितनी है फर्म को एक वस्तु के बेचने से, लेकिन प्रति इकाई लागत कितनी है। अगर हमें ये पता लग जाए तब तो हम पता लगा सकते हैं कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर एक पेन 10 रुपये का बनता है, 10 रुपये का बिकता है या एवरेज रेवेन्यू फर्म को 10 रुपये देता है, तो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है हमें तब पता लगेगा जब हमें पता लगेगा कि वो एवरेज बनता कितने का है। तो इसके लिए हमें एसी कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेस। इनको दिखाने का डायग्राम में क्या तरीका है मैं स्टेप्स बता देता हूँ। ये स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले ये 2 स्टेप हम कर चुके हैं। एमआर और एमसी कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, वहां से हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेंगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से हम ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से, और हम देखेंगे कि उसका एवरेज प्राइस कितना है जो हमने देखा था। उसके बाद क्या है, आपको अब यहाँ से कॉस्ट इंट्रोड्यूस करनी है। अब कॉस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो आपका जो कॉस्ट कर्व है या कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। जहां दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, और अगर एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है तो फर्म को हानि उठानी पड़ेगी। अब ये जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे, डायग्रामेटिकली भी करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो उस आधार पे हमें एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस मिल जाएगा, यानी पर यूनिट प्रॉफिट या पर यूनिट लॉस प्राप्त हो जाएगा। और उसके आधार पे हम देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि क्वांटिटी हमने पहले से डिसाइड कर ली है। तो आइए हम तीनों स्थितियां देखते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे मैंने बताया था वो स्टेप रिपीट होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपका एमआर कर्व है, आपका एमसी कर्व है, जहां दोनों काटेंगे वहां इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ओ क्यू आपकी इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, ओपी है। पर यूनिट हमारा जो रिवेन्यू है वो क्यू एफ के बराबर होगा। अब आपको क्या दिखाना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो इसका मतलब जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो इससे कम होगी। पेन 10 रुपये का ऑन एवरेज फर्म को कमा के देता है, 10 रुपये का बिकता है ऑन एवरेज, या फर्म को ऑन एवरेज जो आय है एक पेन के बेचने से वो 10 रुपये है। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो इसका मतलब उसकी लागत 10 से कम होगी। तो कोई भी कर्व आपको एफ बिंदु से नीचे से ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहां ड्रॉ किया है। ए आर ग्रेटर देन एसी दिखाने के लिए एसी कर्व नीचे आएगा। तो ये आ गया आपका प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत कितनी है, क्यू जी के बराबर। प्रति इकाई लाभ आय कितनी है, क्यू एफ के बराबर। इसका मतलब प्रति इकाई लाभ कितना होगा, एफ जी के बराबर होगा। और कितनी इकाइयां हैं बिकेंगी, ओ क्यू। इसका मतलब ओ क्यू इंटू एफ जी आपका टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ओ क्यू आपके इसके बराबर है, एफ जी के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है इससे आपको पता लग जाएगा कि इतने जो हैं वो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को प्राप्त होंगे।
ठीक है। इसी तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट देख सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में ARAC के बराबर होगा। सिंपल है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आपका MR कर्व है, आपका MC कर्व है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे ई पॉइंट पे। काटने के बाद हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखी OQ। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे हमने एवरेज रिवेन्यू देखा। एवरेज रिवेन्यू से हमने एवरेज रिवेन्यू और एवरेज प्राइस देखा। तो ये हमारा एवरेज रिवेन्यू आ गया FQ के बराबर। बिल्कुल एग्जैक्ट वही डायग्राम है जो हमने पहले शुरू में बनाया था। लेकिन अब आपको AC जब इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको AR के बराबर रखना है। इसका मतलब F पॉइंट से होती हुई जाएगी, जैसे यहाँ इस डायग्राम में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पेन 10 रुपये का बनता है और 10 रुपये का ही बिकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि बनता और बिकता है तो इसका मतलब वो एवरेज, ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू दोनों 10 हैं। तो उस कंडीशन में फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होंगे, वो तो ना लाभ ना हानि की स्थिति होगी। ऐसा नहीं है। जब हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें एंटरप्रेन्योर की जो रेम्युनरेशन है या एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है वो उसमें जोड़ देते हैं, वो कॉस्ट का एक हिस्सा होता है। तो जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो वो जो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने वहाँ ऐड किए थे वो रिकवर होते हैं। इसलिए ये कंडीशन जो है ये सामान्य लाभ की स्थिति है, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति है। ठीक है। इसी तरीके से हम मिनिमम लॉस भी निकाल सकते हैं। वही आपका तरीका वही है, आपने वही करना है। आपने यहाँ पे जो AC कर्व हमने बनाया है वो इस पॉइंट के ऊपर बनाया है। उसका कारण ये है क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब प्रति पेन 10 रुपये का जो बिकता है तो बनेगा उससे ज़्यादा का, तभी तो लॉस होगा। तो इसका मतलब जब आपको मिनिमम लॉस दिखाना है तो AC कर्व जब आप ड्रा करेंगे तो F पॉइंट के ऊपर कहीं से ड्रा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई फर्म को जो कॉस्ट लग रही है वो QG के बराबर लग रही है, लेकिन प्रति इकाई फर्म को जो आय प्राप्त हो रही है वो QF के बराबर हो रही है। इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है FG के बराबर। पर यूनिट FG का लॉस है। टोटल कितने यूनिट आप सेल कर रहे हो, PF के बराबर या OQ के बराबर। तो इसका मतलब टोटल लॉस कितना हो जाएगा, इस एरिया के बराबर हो जाएगा आपका टोटल लॉस। तो ये तीनों कंडीशंस में एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म हो सकती है। तीनों में से कोई एक पे होगी, लेकिन तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। हर जो एकाधिकार है वो ये नहीं कि तीनों स्थितियों में रहेगा एक ही, नहीं, किसी एक स्थिति में रहेगा, लेकिन ये तीनों स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आइए अब हम देखते हैं दीर्घकाल में। एक पॉइंट हमारा छूट गया था कि जो फर्म है वो कब तक हानि उठा के उत्पादन कर सकेगी। यहाँ हानि थी ना, कब तक हानि उठा के उत्पादन कर सकेगी। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि फर्म अगर उत्पादन ना करे, हानि नहीं उठाए, तो इसका मतलब उत्पादन बंद कर दे। तो तब क्या फर्म को हानि होगी या नहीं होगी? आंसर होगा कि फर्म को हानि होगी, क्योंकि फर्म अल्पकाल की हम बात कर रहे हैं तो फर्म के कुछ फिक्स कॉस्ट हैं। फिक्स कॉस्ट की हानि तब भी होगी। इसका मतलब फर्म को अगर फिक्स कॉस्ट की हानि होती है, सिर्फ हानि जो है फिक्स कॉस्ट से कम रहती है, तो उस कंडीशन में फर्म जो है वो प्रोडक्शन जारी रखेगी। लेकिन जिस स्थिति में फर्म की जो हानि है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, उसकी जो एवरेज रिवेन्यू है उससे भी अगर आपकी कम हो जाएगी, आपका जो एवरेज रिवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा इस पॉइंट तक, तो फर्म हानि उठा के उत्पादन करेगी। यानी अगर मान लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है फर्म का, तो इस कंडीशन में फर्म प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि उसको उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है और कुछ मतलब फिक्स बंद करने से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है, इतना स्कोप है उसके पास। तो इसका मतलब तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक फर्म का जो ये आपका ABC कर्व है जो AR के बराबर नहीं होगा। तो शटडाउन पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे AR और ABC के बराबर अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि शटडाउन पॉइंट है। इससे आगे फर्म लॉस सहन नहीं करेगी, वो अपना उत्पादन बंद कर देगी, जिसलिए इसको हम शटडाउन पॉइंट कहते हैं। आइए अब दीर्घकाल में देख लेते हैं। दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का संतुलन। तो लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन समय की वो अवधि है जिसमें फर्म अपने उत्पादन के सारे साधनों को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर है वो तो चेंज शॉर्ट रन में भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ फर्म जो है अपनी प्लांट और मशीनरी के साइज को या प्लांट के साइज को एडजस्ट कर सकती है डिमांड के हिसाब से। फर्म के पास सफिशिएंट टाइम है, वो नया प्लांट लगा सकती है, एक एफिशिएंट प्लांट लगा सकती है। तो इस कंडीशन में फर्म जो है, फर्म की जो सप्लाई है वो डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करने का फर्म के पास टाइम होता है, वही लॉन्ग रन है। अब लॉन्ग रन में जो एकाधिकारी है उसको ना तो सामान्य लाभ मिलेंगे और ना ही वो हानि उठा के उत्पादन करेगा। लॉन्ग रन में हानि उठा के उत्पादन नहीं करेगा। तो एक स्थिति होगी लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट के लिए, और वो होगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट रिपीट है, मैं फॉर द सेक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा MC कर्व हमने बनाया था, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लिया है। ये आपका संतुलन का बिंदु है, ये संतुलन की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे तो आपको जो एवरेज कोस्ट कर्व है, जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है, वो यहाँ कम दिखाना है। ये हमने ये डायग्राम लगभग रिपीट है जो शॉर्ट रन का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, केवल जो हमारे कोस्ट कर्व हैं उनके आगे हमने L लिख दिया, या ये दिखाने के लिए कि लॉन्ग रन के हैं। तो फर्म लॉन्ग रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे और वो किसके बराबर होंगे, वो इस एरिया के बराबर होंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा था। ठीक है, इसका मतलब अल्पकाल में एकाधिकारी तीनों स्थितियों में उत्पादन कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेज, लेकिन लॉन्ग रन में दीर्घकाल में केवल उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि क्या एकाधिकारी कीमत प्रतियोगी कीमत से हमेशा ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन कई बार अराइज होता है। नॉर्मली तो क्या होता है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट अपने फील्ड में अकेला है, उसका सप्लाई पर और कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण है, इसके कारण वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जिसमें एकाधिकारी अपनी कीमतों को प्रतियोगी कीमतों से नीचे रख सकता है। वो कौन सी स्थितियां हैं? वो स्थितियां हैं जब मोनोपोलीज जो हैं वो डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी जब फर्म बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं तो उन्हें पैमाने के लाभ मिलते हैं, तो इसके कारण प्रति इकाई लागत जो है वो काफ़ी घट जाती है। जब प्रति इकाई लागत काफ़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हाई होंगी, क्योंकि प्लांट का साइज जो है वो छोटा होगा। लेकिन मोनोपोली मार्केट में प्लांट का साइज काफ़ी बड़ा हो सकता है, जिसके कारण कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो सकती हैं, और इसके कारण जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेच सकता है। इसके साथ साथ अगर उसे संभावित जो प्रतियोगी हैं उनका भय हो कि अगर बहुत ज़्यादा कीमत रखेंगे तो उस कीमत से आकर्षित होकर नई फर्में बाजार में आ सकती है, तो उस कंडीशन में वो अपनी कीमतें जो बहुत ज़्यादा नहीं रखता, वो कम रखता है। इसी के साथ साथ एकाधिकारी को ये भी रहता है कि अगर सरकार बहुत ज़्यादा कीमत वो रखेगा तो उसके कारण, या उसके प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो सरकार जो है उसके जो उसका काम है उसको रेगुलेट कर सकता है, उसको नियमित कर सकता है, और इसके साथ साथ उसका राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। हो सकता है सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले ले अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए फर्म जो हैं वो सरकार जो है वो उन फर्मों को नेशनलाइज कर सकती हैं, तो उसके भय से भी मोनोपोली प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन में मोनोपोली प्राइस कम्पिटिटिव प्राइस के बराबर या उससे कम भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने देखा एकाधिकार से हमारा क्या अभिप्राय है, एकाधिकार की क्या विशेषताएं हैं, एकाधिकारी बाजार में उत्पादन और कीमत का निर्धारण या संतुलन का निर्धारण किस तरीके से होता है, हमने शॉर्ट रन में देखा और हमने लॉन्ग रन में देखा, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि क्या एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत से हमेशा ज़्यादा होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।